भारतीय सैन्य इतिहास के पन्नों में दर्ज उन वीर बलिदानियों के अदम्य साहस और उनके महान चरित्र को याद करते हुए पूरा देश आज उन सभी वीर सपूतों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। साल 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए उस भीषण और कायराना आतंकी हमले ने पूरे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया था, जिसमें हमारे कई जांबाज जवान शहीद हो गए थे। आज का ये विशेष दिन उन्हीं शहीदों की स्मृति में समर्पित है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और देश के प्रति अपने अटूट प्रेम का परिचय दिया। ऑपरेशन सिंधु एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक सैन्य और बारीकी से योजना बनाकर अंजाम दिया गया था। इस पूरे मिशन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना और निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करना था, जिसमें हमारे जांबाज जवानों ने अपनी अदम्य वीरता, साहस और अटूट समर्पण का परिचय देते हुए इस पूरे ऑपरेशन को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। अदिले के कड़कनूने मोब के इस विशेष संदर्भ में हम सभी के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम हमारा अरंजरिकिन्ना वरीकारी मुंद के बारे में विस्तार से चर्चा करें। इस महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से विचार करते हुए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि दी गई सभी जानकारियों और तथ्यों को पूरी स्पष्टता और गंभीरता के साथ समझा जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा या भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो सके और हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। आतंकवाद के मुख्य केंद्र के रूप में उभरती हुई विभिन्न चुनौतियों और इससे वैश्विक स्तर पर उत्पन्न होने वाले अत्यंत गंभीर खतरों का विस्तृत विवरण संबंधित देश के विदेश विभाग द्वारा प्रतिवर्ष नियमित रूप से जारी की जाने वाली आतंकवाद पर आधारित विशिष्ट देश रिपोर्टों में बहुत ही स्पष्ट और विस्तार पूर्वक रूप से रेखांकित किया गया है। इन महत्वपूर्ण आधिकारिक रिपोर्टों के माध्यम से वर्तमान वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य का गहन विश्लेषण किया जाता है। इसके साथ ही SKPA जैसी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके द्वारा समय समय पर प्रस्तुत किए गए विभिन्न आंकड़ों और निष्कर्षों को भी इस व्यापक दस्तावेज में पूरी तरह शामिल किया गया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की वर्तमान स्थिति, इसकी जटिलताओं और भविष्य की संभावित सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझा जा सके और उनके समाधान हेतु उचित कदम उठाए जा सकें। पाकिस्तान ने भी चरमपंथी गतिविधियों की शुरुआत की थी, जो 70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में हुई थी। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसे आमतौर पर ISI के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान की सबसे प्रमुख और शक्तिशाली खुफिया एजेंसी है। ये एजेंसी देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के साथ साथ रणनीतिक हितों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना के बाद से ही ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जटिल कार्यप्रणाली और खुफिया अभियानों के लिए चर्चा में रही है। ये न केवल सैन्य खुफिया जानकारी जुटाती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को आकार देने में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाती है, जिससे ये दुनिया की सबसे प्रभावशाली खुफिया संस्थाओं में से एक बन जाती है। कश्मीर में आतंकवाद मजबूत होने के बाद पाकिस्तान ने इन समूहों को भारत के खिलाफ रणनीतिक हथियार के रूप में देखा। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, यानी हजारों घावों से भारत को खून बहाना, यही था उस सैन्य सिद्धांत का मूल विचार। पाकिस्तान में दर्जनों आतंकवादी समूह होने के बावजूद भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा हमले करने वाले 3 बड़े समूहों में से एक है लश्कर-ए-तैयबा और इसके संस्थापक हैं हाफिज सईद। 1987 में हाफिज सईद ने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर ये फिलिस्तीन का सबसे महत्वपूर्ण प्रॉक्सी है। अफगान आंदोलन में शामिल होने वाला लश्कर भारत के खिलाफ हमलों का निशाना बन गया। 2008 में मुंबई में हुआ हमला उनकी क्रूरता का सिर्फ एक चेहरा था। 166 लोगों की जान लेने वाला वो हमला फिलिस्तीनी आतंकवाद का चेहरा था। ये पश्चिमी देशों में सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन था। लश्कर-ए-तैयबा को न्याय का सेना कहा जाता था। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद को न केवल इस समूह का मुख्य रणनीतिकार, बल्कि उनका सबसे प्रमुख आध्यात्मिक मार्गदर्शक और वैचारिक नेता भी स्वीकार किया जाता है। ये एक ऐसा समूह है जो पाकिस्तानी सेना के सबसे करीबी संपर्क में है। इसके प्रमुख नेता हाफिज सईद हैं। वो लश्कर का आध्यात्मिक नेता भी हैं। मुंबई हमले के सूत्रधारों में भी उनका नाम आता है। साल 2019 में भारतीय विमानन क्षेत्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना के रूप में पहचाने जाने वाले इंडियन एयरलाइंस के इस विशेष विमान ने अपनी ऐतिहासिक यात्रा के दौरान न केवल तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि ये भारतीय आकाश में सुरक्षा और सेवा की एक नई मिसाल बनकर उभरा, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और विमानन इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया।
वर्ष 1999 में हुई इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या 814 के विमान अपहरण की उस बेहद तनावपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दौरान विमान में फंसे हुए निर्दोष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने और उन्हें सही सलामत छुड़ाने के लिए भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और कूटनीतिक रूप से बहुत ही भारी मुश्किलों और अत्यंत जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जिसमें आतंकवादियों की मांगों को लेकर काफी लंबे समय तक गहन विचार विमर्श और कठिन बातचीत का दौर चला था। पाकिस्तान ने उन्हें पैसे और हथियार भी दिए। हिजबुल मुजाहिदीन के सर्वोच्च कमांडर और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अध्यक्ष शहीद सलाहुद्दीन, जिन्हें भारत सरकार द्वारा एक खूंखार आतंकवादी घोषित किया गया है, वे पिछले कई दशकों से कश्मीर घाटी में अलगाववादी हिंसा और आतंकवादी गतिविधियों का मास्टरमाइंड रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं और वे वर्तमान में पाकिस्तान से अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, जिससे वे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की सुंदरता का वर्णन करना शब्दों में लगभग असंभव है। यहाँ की बर्फीली चोटियां, शांत डल झील और चारों ओर फैली हरियाली किसी का भी मन मोह लेती है। केसर के खेतों की खुशबू और चिनार के पेड़ों के बदलते रंग इस घाटी को एक जादुई एहसास देते हैं। यहाँ की मेहमान नवाजी और समृद्ध संस्कृति इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है, जहाँ हर कोई शांति और सुकून की तलाश में खिंचा चला आता है। उनके लिए समय बहुत कठिन है। इससे निपटने का जो तरीका उन्होंने निकाला है वो है नाम बदलना। जब उन्हें खारिज कर दिया जाता है तो वे एक नया नाम शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए वे लश्कर तैयबा का नाम बदलकर जमात उद दावा रखते हैं, फिर फलाह इंसानियत फाउंडेशन और फिर वे चैरिटी गतिविधियों के आधार पर काम करते हैं। आज लश्कर और जैश का नया चेहरा है द रेजिस्टेंस फ्रंट। वे इस नाम का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करते हैं कि मध्य प्रदेश ही कश्मीर में शांति का एकमात्र रास्ता है। सप्पी सईदुन्नई मसूद असर निम्पल उल्ला आगोला भीगारा पैटिस्तानी स्वतंत्र अमे विहरिकिनो इन्नथने इथिनाथिल ल्यावाना। भारत संबंधी मामलों में ये हमारी प्रतिक्रिया अपराधियों के बिना ही इस भयानक स्थिति में है। छुपे हुए नए रूपों में ये फिर से सामने आ सकता है। ऑपरेशन सिंदूर अन्ना सैन्य नेतृत्व के लिए भारत ने जो प्रतिबंध लगाए हैं, अगर हम उसे देखें तो पाकिस्तान का वो इतिहास भी जोड़कर देखें तो हमें ऑपरेशन सिंदूर का सही अर्थ समझना आसान नहीं है। अब छोटे रूप में पाकिस्तान की चरमपंथी इतिहास फिर से उभर रहा है। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत अनंतनाग जिले में स्थित बेहद ही हसीन और दिलकश वादियों वाला पहलगाम, ये जगह दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों के लिए किसी जन्नत या स्वर्ग से कम नहीं है। कलकल करती बर्फीली लिद्दर नदी के किनारे बसे इस बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल में पवित्र अमरनाथ यात्रा का मुख्य बेस कैंप भी स्थित है और इसी वजह से ये पूरा इलाका हमेशा ही हमारे सुरक्षा बलों की बेहद कड़ी और चाक चौबंद निगरानी में रहता है। आज तारीख है 22 अप्रैल साल 2025। यहाँ हर साल देश भर से अलग अलग भाषाएं बोलने वाले पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ पर पर्यटक बिना किसी डर के घूम सकते हैं। यहाँ सुरक्षा बलों की मौजूदगी के कारण हर कोई, खासकर महिलाएं और बच्चे, सुरक्षित महसूस करते हैं। सरकार ने भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया है। कश्मीर में देश के विकास में ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ये हमला सिर्फ एक बड़ा हमला नहीं था। नई दिल्ली में इसे भारतीय सरकार पर एक विशाल हमला माना गया। 26 नागरिकों की मौत भारतीय इतिहास में एक लाल रेखा बन गई। जब पहलगाम में दंगे भड़के तो इस हमले की पहली खबर हजारों किलोमीटर दूर सऊदी अरब तक पहुंच गई। उस समय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में आपातकालीन स्थिति में थे। भारतीय खाड़ी देशों और उनके सैन्य संबंध आपातकालीन स्थिति में थे। लेकिन जब पहलगाम हमले की खबर आई तो हालात बदल गए। आमतौर पर जब ऐसे हमले विदेशी दौरे के दौरान होते हैं तो दौरा जारी रहता है, लेकिन इस बार भारत की प्रतिक्रिया अलग थी। सऊदी दौरा रोक दिया गया, प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया गया और तुरंत भारत वापस बुला लिया गया। प्रधानमंत्री की अचानक वापसी, लोग राजिंग कल 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 कल
लोग राज में कुछ नलियों समय में व्यक्तमायदुन इंडिया तिरुचिटी न पोवंतु नायधंदर सॉफ्तल कपूरू सैनिकम माए। भारत ने एक सैन्य समझौता जारी करने का फैसला किया। सेना में लौटने से पहले भारत ने पाकिस्तान को एक वित्तीय और सैन्य क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया। ये इतिहास का सबसे शक्तिशाली हथियार था। सिंधु नदी दावा 1960 में जारी किया गया था। सिंधु नदी दावा वो दावा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्धों के बावजूद भी कायम रहा। इस दावे के अनुसार सिंधु नदी दावा विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया था। पाकिस्तान ने नदियों के भूभाग पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान को विशेष अधिकार मिल गए। पाकिस्तान ने इन महत्वपूर्ण नदियों के विशाल भूभाग पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया था, जिससे पाकिस्तान को कई तरह के विशेष और रणनीतिक अधिकार प्राप्त हो गए। पाकिस्तान ने नदियों के इन क्षेत्रों पर नियंत्रण जमाया और इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को विशेष अधिकार मिल गए। पाकिस्तान ने कश्मीर से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को अपनी मुख्य जीवन रेखा के रूप में स्थापित कर लिया। इसके बाद हुए भीषण हमले के उपरांत लगभग 20 अलग-अलग राज्यों ने अपने तत्कालीन शासकों को दिए गए सभी कानूनी अधिकार पूरी तरह से रद्द कर दिए और इसके बाद की स्थिति काफी बदल गई। दोनों राज्यों ने अपने शासकों को दिए गए सभी अधिकार रद्द कर दिए। सीमाएं पूरी तरह से बंद कर दी गईं। लाहौर, दिल्ली और बे सर्विस जैसे स्थानों के सभी संबंध काट दिए गए। 2,22,222। उन्होंने कहा कि इस हमले ने भारतीय जनता को जवाबी कार्रवाई करने के लिए उकसाया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि हमले के बाद पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों का कोई सबूत नहीं है। लेकिन इस बार भारत ने सबूतों का इंतजार नहीं किया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली द्वारा लिए गए फैसलों को स्वीकार नहीं किया। पूरी दुनिया भारत की अगली रणनीति जानने की कोशिश में जुट गई। 24 अप्रैल के अंत तक सच्चाई सामने आ गई। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पहलकम कुटकोले ने विस्तार से ये निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। दरअसल विगारा वाग्या विरोधी संघर्ष के जो पुराने नियम थे, उन्हें अब पूरी तरह से शिथिल और कमजोर बना दिया गया है और इसी के साथ ही एक नई कलात्मक मीकम शैली का भव्य उदय और जन्म हुआ है। पाकिस्तान समाचार। दरअसल उपमहाद्वीप में आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के नियमों को कमजोर कर दिया गया है और एक सैन्य समूह का उदय हुआ है। पाकिस्तान ने वायु रक्षा संविधान को चुनौती दी और उसी समय कई लोगों की मृत्यु हो गई। पाकिस्तान की प्रतिष्ठा के विपरीत ये कोई पारंपरिक जमीनी युद्ध या बालाकोट जैसी कोई हवाई हमला नहीं था, बल्कि भारत की रणनीतिक जीत थी। भारतीय समय अनुसार रात 5 बजे शुरू हुए ऑपरेशन ने पाकिस्तान के सहयोगियों की गणना को गलत साबित कर दिया। भारतीय वायुसेना का नियंत्रण कक्ष कुछ ही मिनटों के लिए तनावपूर्ण था। रडार स्क्रीन पर जो हरी बिंदु सीमा की ओर बढ़ती दिख रही थी, वो एक भयंकर तूफान की चेतावनी थी। सिर्फ 25 मिनट यानी ठीक 30 बजे तक। ये वो महत्वपूर्ण सैन्य कैंप था जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दुर्गम और उबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों के ऊपर से होकर गुजरता था और अंततः पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीमाओं में प्रवेश करता था। इसकी भौगोलिक स्थिति और सीमावर्ती संवेदनशीलता के कारण इसे रणनीतिक रूप से अत्यंत खास माना जाता था। यहाँ के कठिन रास्ते और मौसम की कठोरता के बावजूद ये कैंप सेना की आवाजाही और रसद पहुंचाने के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी भूमिका निभाता था, जो पूरे क्षेत्र के संचालन के लिए अनिवार्य था। ऑपरेशन का खुलासा हो गया था। यह हमला उन सटीक जानकारियों की पृष्ठभूमि में हुआ था जो भारतीय खुफिया एजेंसियों ने महीनों की मेहनत से इकट्ठा की थीं। यह हमला 3 प्रमुख आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन का हमला था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा दूरस्थ कैंप, जो सीमा से लगभग 12 किलोमीटर दूर सियालकोट के पास था। ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। मैं उस कैंप को देखकर हैरान रह गया जो उनकी सुरक्षा में था। पूरे पाकिस्तान में मायूसी छा गई थी। एक ही समय में 9 केंद्रों पर भी हमला किया गया। आतंकवादियों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के साधन भी नहीं थे। ऑपरेशन सिंदूर को पकड़ने की कोशिश कर रही सैन्य टुकड़ियां उस सैन्य ताकत और सैन्य प्रणाली से डरी हुई थीं,
जो इसमें इस्तेमाल की गई थी। 2019 में जब मिराज 2000 विमानों ने पाकिस्तानी विमानों पर हमला किया और बमबारी की तो ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। वर्ष 2025 के आने वाले समय में बिना किसी शारीरिक संपर्क वाले आधुनिक युद्ध कौशल यानी नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का व्यापक रूप से अनुमान लगाया गया है। इस नए युग में चतुराई से दुश्मन को काफी सुरक्षित दूरी से ही मार गिराने के लिए अत्यंत उन्नत और शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं, दुश्मन के नियंत्रण क्षेत्र के करीब पहुंचे बिना ही अत्याधुनिक मिसाइलें आसमान में लगातार उड़ती रहेंगी और पूरी सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदती रहेंगी। पाकिस्तान के रडारों के लिए भारत मिसाइलों के इंजन पूरी तरह से प्रज्वलित हो उठेंगे, लेकिन जब तक वे दुश्मन के हवाई नियंत्रण वाले संवेदनशील क्षेत्र को नहीं छूती, वे लगातार अपनी दिशा में उड़ती ही रहेंगी। पाकिस्तान के रडारों ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भले ही अपनी स्क्रीन पर देख लिया हो, लेकिन वे उस समय उनकी सीमा के काफी बाहर थे, इसलिए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई जवाबी सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। वर्ष 2025 तक पहुंचते पहुंचते जैसे जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकी में अभूतपूर्व प्रगति होगी, वैसे वैसे हमारी सुरक्षा और निगरानी करने के पारंपरिक तरीके भी पूरी तरह से बदल जाएंगे। मुझे विस्तार से ये बताया गया था कि स्वॉर्म ड्रोन के माध्यम से किया जाने वाला हमला, जो कि आज के आधुनिक युद्ध कौशल के सबसे अधिक चर्चित और महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक माना जाता है, वो विशेष रूप से 8 और 9 मई के बीच घटित हुई गंभीर घटनाओं का प्रत्यक्ष गवाह बना था। उस समय आसमान में बिना किसी मानव चालक के उड़ने वाले इन घातक विमानों द्वारा छेड़े गए भीषण युद्ध की स्थिति में भारत की शक्तिशाली एंटी एयरक्राफ्ट रक्षा प्रणालियों की क्षमता और उनकी तत्परता की बहुत ही बारीकी से परीक्षा ली जा रही थी, ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सके। पाकिस्तान जानता था कि पारंपरिक युद्धक विमानों का इस्तेमाल कर भारत पर हमला करने से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये एक बड़ी गलती थी कि रडार अचानक बंद हो जाएगा और पायलटों की हानि भी एक बड़ी भूल साबित होती। लागत तो कम हो गई थी, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ। उन्होंने ड्रोन और मिसाइलें दागने का भी आदेश दिया। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट और गुजरात के भुज में भारतीय सैन्य अभियानों को पाकिस्तानी सेना ने निशाना बनाया। लंबे समय से वे भिन्न दिशाओं से हमला करने और भारतीय प्रतिरोध को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे। 8 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों के रडारों में असामान्य गतिविधियां देखी गईं। लद्दाख में लैमुगन, गुजरात में सरकार पर एक बड़े पैमाने का हमला था। भारतीय सीमा क्षेत्र के भीतर लगातार पाकिस्तान की ओर से एक ही समय में बहुत बड़ा ड्रोन हमला किया गया। आधिकारिक रिपोर्टों और सूत्रों के अनुसार उस विशेष रात के दौरान लगभग 300 से लेकर 400 की भारी संख्या में ड्रोन भारतीय वायु क्षेत्र की सीमाओं में अवैध रूप से घुसपैठ करने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इतने सारे ड्रोन एक साथ मिलकर भारतीय आकाश में हमला कर रहे थे, जो सुरक्षा की दृष्टि से एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण और अभूतपूर्व घटना मानी जा रही थी। उस रात लोगों ने आसमान में अचानक बहुत तेज रोशनी देखी और फिर भयानक धमाकों की गूंजती आवाजें सुनकर वे बुरी तरह डर गए और अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर भागने लगे। पाकिस्तान ने पूरी योजना के साथ जानबूझकर भारत के सीमा पर स्थित महत्वपूर्ण अग्रिम वायुसेना ठिकानों और रडार स्टेशनों को अपना निशाना बनाया था। उनका मुख्य उद्देश्य इन रडार प्रणालियों को पूरी तरह नष्ट करके भारत की हवाई निगरानी क्षमता को काफी हद तक कमजोर करने की एक सोची समझी कोशिश करना था। पाकिस्तानी ड्रोन के हमले से पहले ही भारत के आकाश, स्पाइडर और तोरन रडार सिस्टम्स ने उन्हें देख लिया था। पाकिस्तानी ड्रोन के लिए भारत के आकाश, स्पाइडर और अन्य रडार सिस्टम पहले से ही तैनात थे। ये पंजाब में भी थे, कश्मीर में भी, ये सीमावर्ती इलाकों में लगाए गए थे। रडार के लिए पहले से ही निगरानी की जा रही थी। भारत का सुदर्शन S-400 ट्रायम्फ एयरफोर्स वही जगह है जहां से इतिहास की शुरुआत हुई थी। S-400 रडार जो भारत के जल क्षेत्र के ऊपर तैनात था, उसने लाहौर से उड़ान भरते पाकिस्तान के विमान और ड्रोन को देख लिया। S-400 सिस्टम से दागी गई मिसाइलों ने कुछ ही सेकंड में पाकिस्तान के ड्रोन को आग के गोले में बदल दिया। बाकी युद्धक ड्रोन, जिन्हें रडार से बचकर उड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, वे बाद में देखे गए। पाकिस्तान के ड्रोन हमले को भारत के आयरन डोम ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। अनगिनत ड्रोन दागने के बजाय भारत के सिग्नल जाम कर दिए गए और उनका नियंत्रण खो गया। इसे ही सॉफ्ट किल कहा जाता है। रडार के जरिए मिले बड़े ड्रोन को नष्ट करने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। संक्षेप में,
भारत ने पाकिस्तान के अधिकांश ड्रोन को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया। कुछ ड्रोन ये शानदार प्रदर्शक न केवल अपनी सुंदरता से सभी का मन मोह लेता है, बल्कि इसकी बारीकियां और कलात्मकता भी देखने लायक हैं। जब हम इस प्रदर्शक को ध्यान से देखते हैं तो हमें इसमें छिपी हुई मेहनत और कारीगरी का स्पष्ट रूप से एहसास होता है। ये प्रदर्शक आधुनिक तकनीक और पारंपरिक कला का एक अद्भुत संगम पेश करता है, जो दर्शकों को एक नया और अनोखा अनुभव प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसकी चमक और बनावट इसे अन्य सभी साधारण वस्तुओं से अलग बनाती है और इसे एक विशेष पहचान देती है। 9 मई की उस विशेष तारीख को युद्ध के विस्तृत क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी या महत्वपूर्ण सामरिक घटना घटित नहीं हुई, बल्कि इसके विपरीत पूरे युद्ध क्षेत्र में एक बहुत ही लंबा, गहरा और पूरी तरह से खाली अंतराल बना रहा, जिसमें चारों ओर सन्नाटा छाया रहा और सैन्य गतिविधियों में एक बहुत ही स्पष्ट और लंबा ठहराव देखने को मिला। जैसे ऐसा लगा मानो समय वही रुक गया हो। S-400 वायुरक्षण मिसाइल प्रणाली दुनिया की सबसे उन्नत और शक्तिशाली प्रणालियों में से एक मानी जाती है। यह लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे रूस द्वारा विकसित किया गया है। ये प्रणाली एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है, चाहे वे विमान हो, ड्रोन हो या बैलिस्टिक मिसाइलें। इसकी मारक क्षमता और सटीकता इसे वैश्विक स्तर पर एक अद्वितीय रक्षा कवच बनाती है, जिसे भेदना किसी भी आधुनिक वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत सहित कई देशों ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस अत्याधुनिक तकनीक पर भरोसा जताया है। 80 लाख मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। यही मुख्य कारण है कि पाकिस्तान में F-16 विमान उतरने से डरते हैं। दूसरी तरफ ब्रह्मोस मिसाइल है। ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, जो आवाज से 3 गुना तेज है। HQ-9 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम रडार और HQ-9 से निपटने में सक्षम नहीं रहे हैं। भारत केवल पाकिस्तान के रडार स्टेशनों को ही सही तरीके से बना पाया है। 7 मई की उस रात को 8 मई के भीषण ड्रोन युद्ध की औपचारिक शुरुआत हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच का यह तनावपूर्ण युद्ध बस कुछ ही पलों की दूरी पर खड़ा था, मानो दोनों देश एक पूर्ण विनाशकारी युद्ध के कगार पर पहुंच चुके हों। जिस दिन ये दो शक्तिशाली परमाणु हथियार आपस में टकराए, वो पूरे विश्व के इतिहास का सबसे चरम और निर्णायक बिंदु था। 10 मई की वो तारीख भारतीय जनता के लिए वास्तव में एक अत्यंत भयावह और दिल दहला देने वाली घटना साबित हुई थी। हाल ही में पाकिस्तान ने एक बहुत ही आधुनिक और उन्नत FATH-2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। इसका मुख्य निशाना हरियाणा राज्य में स्थित सिरसा FO स्टेशन था। लेकिन सबसे डरावनी और चिंताजनक बात यह है कि सिरसा से देश की राजधानी दिल्ली की दूरी बहुत ही कम है। दिल्ली के इतने करीब एक शक्तिशाली पाकिस्तानी मिसाइल का मौजूद होना भारतीय सुरक्षा और रणनीतिक समझ से पूरी तरह परे है। लेकिन भारतीय वायुसेना फिर से सतर्क थी। हमले के कुछ ही मिनटों बाद मिसाइल को आसमान में ही गिरा दिया गया। लेकिन ये अंत नहीं था। फिलिस्तीनी हवा में नहीं थे, वे भारत के दिल में थे। ये भारत की सहनशीलता के अंत का संकेत था। भारत ने तुरंत फिलिस्तीनी मिसाइल हमले के जवाब में अपनी दूसरी श्रेणी का हमला फिर से शुरू कर दिया। इस दृश्य ने पाकिस्तानी वायुसेना को भेद दिया। भारतीय वायुसेना ने तुरंत रडार स्टेशनों और वायु रक्षा इकाइयों पर हमला कर दिया। अब पाकिस्तान ने अपने निगरानी तंत्र को ध्वस्त कर दिया है, जिससे भारत की निगरानी करना अब असंभव हो गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान की आंखें चौंधिया गई। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत के विमानों को उनके मूल स्रोत से पहचानना असंभव है। जब हालात सुधरने ही वाले थे, तब पूरी दुनिया की सांसें थम गईं। यूनाइटेड किंगडम की सुप्रसिद्ध मेट्रोपॉलिटन पुलिस सेवा, जिसे अक्सर केवल मेट्रोपॉलिटन के नाम से ही संबोधित किया जाता है, पूरे देश के भीतर सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए उत्तरदायी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संस्था मानी जाती है, जो अपनी उत्कृष्ट कार्य प्रणाली और सुरक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए दुनिया भर में विशेष रूप से पहचानी जाती है। भयानक गोलियों की गूंजती हुई आवाजें चारों ओर सुनाई दी और आसमान में उड़ रहे शक्तिशाली युद्धक विमान अब तेजी से अपने अपने बेस की ओर सुरक्षित तरीके से लौट गए। इस पृष्ठभूमि के पीछे केवल DGO मार्का पर लौट कर आने वाले लोगों की भीड़ दिखाई दी। गोलियों की आवाजें गूंज उठी। आसमान में उड़ रहे युद्धक विमान अपने अपने बेस की ओर लौट गए। इस पृष्ठभूमि के पीछे केवल DGO माड़ की चर्चा ही थी।
आसपास के रिहायशी इलाकों में भी या आम नागरिकों के बीच भी किसी भी तरह की घेराबंदी नहीं हुई थी। इसकी पूरी पुष्टि हो गई थी। आसपास के रिहायशी केंद्रों या आम नागरिकों के लिए भी किसी भी तरह की घेराबंदी नहीं की गई थी। इसकी पूरी पुष्टि हो चुकी थी। यह हमला किसी भारी हमले जैसा नहीं लग रहा था। भारी सैन्य तैनाती की कोई सूचना नहीं थी। पाकिस्तान एक संप्रभु राष्ट्र है, लेकिन वहां पनप रही हिंसा भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत को इसका विरोध करने का अधिकार है। ये स्थिति दुनिया के सामने उजागर करके हासिल की गई है। कहा जा सकता है कि सिंदूर में ऑपरेशन समाप्त हो गया है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि युद्ध के नियमों में हुए बदलाव और भविष्य में होने वाले बदलाव भारत और पाकिस्तान के संबंधों को कैसे प्रभावित करेंगे। भारत की रणनीतिक संयम की नीति अब एक कहानी बनकर रह गई है। सच कहूं तो इस वक्त मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि मुझे आगे क्या कदम उठाना चाहिए और क्या नहीं। मैं पूरी तरह से उलझन में हूं और मुझे कोई भी रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा है। मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, लेकिन किसी एक नतीजे पर पहुंचना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे सच में नहीं पता कि इस स्थिति में क्या करना सही होगा और क्या गलत। बस एक अजीब सी बेचैनी है जो मुझे घेरे हुए है और मैं बस यही सोच रहा हूं कि आखिर अब क्या करना चाहिए। जीवन की परिस्थितियां कभी-कभी पूरी तरह से अप्रत्याशित और अजीब रूप ले लेती हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि अगर हम बिल्कुल नए तरीके से आगे बढ़ें और अपनी समस्याओं का सटीक और प्रभावी समाधान खोजने की कोशिश करें, तो इसमें वास्तव में कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये अपने आप नहीं होगा। ये सुरक्षा के लिए वर्गीकृत घटनाएं हैं जिन पर अब पाक सरकार को ही कार्रवाई करनी होगी। इसमें कट्टरपंथी समूहों के तकनीकी बदलाव भी शामिल हैं, मगर सिंदूर का ऑपरेशन पूरी तरह असफल रहा। तय हुआ कि बीओ के कैंप भारतीय मिसाइलों और पनडुब्बियों से नष्ट हो सकते हैं। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक सिंदूर पहुंचते ही भारतीय मिसाइल लॉन्च पैड्स बदलने शुरू कर दिए गए। नया सुरक्षा तंत्र कैबार-101 कोया है, जो उत्तर भारतीय विज्ञान स्कूल से संबंध है। पाक सीमा से लगी ये पहाड़ियां भारतीय मिसाइलों की पहुंच से बाहर हैं। आतंकवादियों के सबसे बड़े मुख्य कैंप और उनके बेहद सुरक्षित ठिकाने असल में वहीं पर स्थित हैं। भारतीय सैटेलाइट्स और निगरानी प्रणालियों के लिए इन गुप्त ठिकानों को सटीक रूप से पहचानना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। इसके अलावा भौगोलिक स्थिति के कारण इन्हें भारी बमबारी के जरिए पूरी तरह से नष्ट करना भी बहुत चुनौतीपूर्ण और मुश्किल साबित होता है। यही मुख्य वजह है कि उन इलाकों में आतंकवादियों की खतरनाक गतिविधियां अब पहले के मुकाबले और भी ज्यादा तेज और सक्रिय हो गई हैं। आतंकवादी अक्सर निर्दोष लोगों की जान जोखिम में डालने के लिए मानव हत्या या ह्यूमन शील्ड जैसी कायरतापूर्ण रणनीति का भी इस्तेमाल करते हैं। भारतीय सेना के वीर जवानों को इन खतरनाक आतंकवादियों को पकड़ने और उनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान लगातार नए नए आतंकी गुटों को प्रशिक्षण देकर और उन्हें सीमा पार भेजकर अशांति फैलाने की कोशिश करता रहता है, जिससे सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं। इसके विपरीत कश्मीर के अंदर युवाओं का इस्तेमाल करना एक और तरीका है व्हाइट कॉलर आतंकवादी। ये वे आतंकवादी नहीं हैं जो पूर्वी भारत के हैं, बल्कि वे लोग हैं जो दिन में साधारण नौकरियां करते हैं और रात में आतंकवादियों की मदद करते हैं। इन्हें ओवरग्राउंड वर्कर कहा जाता है और ये समाज में आम लोगों की तरह रहते हैं, इसलिए सुरक्षा बलों के लिए इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये सच है कि ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी चुनौती रहा, लेकिन टूटी रीढ़ के साथ ये लोग अब भी रेंगते हुए नए रास्ते तलाश रहे हैं। अफगान पहाड़ियों के छिपे ठिकाने और भीड़ भाड़ वाले शहरों में माइक्रोसेल, आसमान में ड्रोन, इन सब के मिलकर बनाई गई ये नई चुनौती अब भारत के सामने है। ऑपरेशन सवाल उठा रहा है। सिंधु भारत के सैन्य इतिहास में सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि भारत पाकिस्तान संबंधों में एक रणनीतिक मोड़ भी है। दशकों से आतंकवादियों को सीमा पार भेजते समय पाकिस्तान को यह भरोसा था कि भारत रणनीतिक संयम बनाए रखेगा, लेकिन अब उसकी ये सारी गणनाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शिकायत करने या कूटनीतिक दबाव बनाने की पुरानी नीति से हटकर आतंकवादी हमलों का सैन्य रूप से जवाब देने वाला नया भारत ही ऑपरेशनों का चेहरा है। इंदूर दुनिया को दिखा रहा है कि उरी और बालाकोट की जवाबी कार्रवाइयां कोई अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। अब से सीमा पार होने वाले आतंकी हमलों का जवाब भारत अपनी ही जमीन पर तुरंत और सख्ती से देगा। यही है भारत का नया रुख। ये अब एक स्टैंडर्ड ऑप्शन बन चुका है। इस बदलाव को रक्षा विशेषज्ञ भारत की रक्षा सिद्धांत का विकास मानते हैं। पहले के समय में जब आतंकी हमले होते थे तो महीनों तक चर्चाएं और सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया चलती थी, लेकिन आज भारत ने उस रवैये को बदलकर 48 से 72 घंटों के भीतर सैन्य कार्रवाई के जरिए जवाब देने की नीति अपना ली है। जैसा कि वार ऑन द रॉक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विश्लेषण मंचों ने भी देखा है, अब सीमा पार हवाई हमले और मिसाइल हमले असामान्य कदम नहीं रह गए हैं, बल्कि ये भारत की स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं बन गई हैं। यहाँ सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि पाकिस्तान का परमाणु डर अब खत्म हो गया है। पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि अगर उन पर हमला किया गया तो वे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। इसी डर से वर्षों तक भारत को रक्षा की मुद्रा में रखा गया था, लेकिन बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की सीमा के भीतर रहते हुए भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ शक्तिशाली सैन्य हमला कर सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव और भारत की क्षमता दोनों को दर्शाता है। इस्तेमाल नहीं करेंगे कि परमाणु नीति के कारण भी पाकिस्तान के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। ये सच्चाइयां उजागर हो गई है। क्योंकि ये हमले केवल आतंकवादी शिविरों को ही निशाना बनाकर किए गए थे, इसलिए भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन पाना भी आसान हो गया है। पाकिस्तान को अब ये यकीन हो गया है कि अगर वे फिर से आतंकवादियों को भेजेंगे तो भारत की ओर से और भी शक्तिशाली सैन्य जवाबी कार्रवाई होगी। वहीं अगर आतंकवादी शिविरों को बंद कर दिया जाए तो कश्मीर मुद्दे को सक्रिय बनाए रखना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये खुद पाकिस्तानी सेना के अस्तित्व को भी प्रभावित करेगा। इसलिए न्यू नॉर्मल अब पूरी तरह स्पष्ट है। भारत की सहनशीलता अब खत्म हो चुकी है। सीमा पार से होने वाले हर आतंकवादी हमले का निश्चित रूप से सैन्य जवाब मिलेगा। ड्रोन, मिसाइल और अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर दुश्मन की जमीन पर जाकर जवाब देने की ये नई रणनीति अब भारत की नीति है। अगर पाकिस्तान इस हकीकत को समझकर भी आतंकवाद को नहीं छोड़ता तो भविष्य में उसे सिंदूर जैसी और भी कड़ी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा। जयंत।